हेलो क्लास 10th, वेलकम टू लर्न विद ज़ेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हमने थर्ड चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने इंटेक्स्ट क्वेश्चन किए थे और अब बारी है बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन करने की। अगर आपने इंटेक्स्ट क्वेश्चन वाली वीडियो या फिर थ्योरी वाली वीडियोस नहीं देखी है, क्योंकि हमने थ्योरी भी कर लिया है, एक एक टॉपिक को हमने अच्छे से समझा है, प्लस हमने एनसीईआरटी रीडिंग भी कर लिया, दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग है, ठीक है। और ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन और जो बैक एक्सरसाइज है वो हमने थ्योरी वाले में ही ऐड किया है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं फिर बैक एक्सरसाइज को करना। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इनमें से कौन सा पेयर है जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा? जैसे कि NaCl सोल्यूशन विद कॉपर मेटल, NaCl सोल्यूशन विद कॉपर मेटल, क्या कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस कर पाएगा? हमें पता है सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। सेकेंड है MgCl2 सोल्यूशन एंड द एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, तो ये भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। थर्ड है FeSO4 आयरन सल्फेट सोल्यूशन एंड द सिल्वर मेटल, यहाँ पे क्या है? सिल्वर इज लीस्ट रिएक्टिव, तो सिल्वर किसी को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा। नाउ फोर्थ वन इज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन एंड द कॉपर मेटल। अभी हमने देखा था कि सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो सिल्वर किसी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, बट कोई दूसरा मेटल जो है वो सिल्वर को रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे दूसरा मेटल क्या है? कॉपर है, तो कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। फर्स्ट वाले का डी हो जाएगा। AgNO3 सोल्यूशन एंड दी कॉपर मेटल शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर प्रिवेंटिंग एन आयरन फ्राइंग पैन फ्रॉम रस्टिंग? ओके, हमें क्या करना है? जो आयरन फ्राइंग पैन है उसको रस्टिंग से बचाने के लिए हम कौन सा मेथड का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे? तो कौन सा हो जाएगा? अप्लाइंग ग्रीस, अप्लाइंग पेंट, कोटिंग ऑफ जिंक और ऑल ऑफ दी अबव। देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे ही ऑप्शंस क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मेटल है, लेकिन फ्राइंग पैन को हम रस्ट से बचाने के लिए सिर्फ जिंक की कोटिंग करेंगे, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अप्लाइंग अ कोटिंग ऑफ जिंक। क्लियर है? सेकंड का आंसर सी है। नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, एन एलिमेंट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन to give a compound which is high melting point and this compound is also soluble in water, the element is likely to be। इनमें से कौन सा एलिमेंट है? देखो आपको मे भी रिएक्शन नहीं आती होगी, लेकिन आप एलिमेंट देख के ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा एलिमेंट है जो वाटर में सॉल्युबल होगा। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर एंड द एलिमेंट इज लाइकली टू बी, तो इसमें से एलिमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है वो वाटर सॉल्युबल है। क्लियर? वही जो कार्बन, सिलिकॉन और आयरन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। डन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, फूड केन्स आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक। जो ये फूड केन्स है वो टिन से कोट किए जाते हैं, जिंक से कोट नहीं किए जाते, इसके पीछे का क्या रीजन है? अगर देखो टिन और जिंक में हम कंपैरिजन करें तो हमें पता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, जो जिंक होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू टिन, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे। जिंक इज कॉस्टलर देन टिन, नहीं, जिंक ज्यादा कॉस्टल नहीं होता है टिन से। जिंक हैज अ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन टिन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, और जिंक इज लीस्ट रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन टिन। क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन टिन। क्लियर? ओके, नाउ मूव ऑन फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। How could you use them to distinguish between sample of metal and non-metal? इन सब का यूज करके हमें बताना है कि हम मेटल और नॉन मेटल को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है? ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें हैमर की,
तो हम हैमर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, मेटल को अगर हम हैमर करेंगे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट ब्रेकिंग, और जब थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ से हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। दो मटेरियल हमें गिवन है, हमने दोनों को हैमर्ड किया, जो बिना ब्रेक हुए थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा वो मेटल होगा, जो ब्रेक हो जाएगा या फिर थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होगा वो हो जाएगा नॉन मेटल। क्लियर? अब इसको लिखेंगे कैसे हम, मेटल्स आर यूज्ड metals are used to, हम मेटल पे क्या करेंगे, मेटल आर यूज्ड टू ड्रॉन into thin sheets, into thin sheets when, जब हम क्या करेंगे, जब हम इसको हैमर करेंगे, metals are used to drawn into thin sheets when we hammered, without any breaking और without any breakage, बिना टूटे क्या होगा, वो थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। whereas when we hammered non-metal, it do not convert into thin sheets, because metals have malleability property, मेटल्स हैव किसकी प्रॉपर्टी है, मेलिएबल की प्रॉपर्टी है। मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी which non-metal don't have, जो कि नॉन मेटल के पास नहीं होती है। क्लियर? अब अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच, इसका हम यूज कैसे करेंगे, तो अ बल्ब, वायर एंड switch, a bulb, wire and a switch used in a circuit with metal to glow a bulb। ठीक है, हम क्या करेंगे, बल्ब, वायर और स्विच को हम एक सर्किट में लगाएंगे मेटल के साथ। अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा क्योंकि हमने मेटल लगाया है। वहीं अगर उसकी जगह हम नॉन मेटल लगाएंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बट व्हेन वी यूज नॉन मेटल, But when we use non-metal in a circuit, bulb does not glow। इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज metal conduct electricity, because metal conduct electricity due to free electron present in it।
क्योंकि उसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड है एसेंस द यूजफुल ऑफ दीज टेस्ट इन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, एसेंस द यूजफुलनेस ऑफ दीज टेस्ट, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो भी हमने टेस्ट लिखा है, हमने क्या लिखा था कि मेटल को हम, मेटल की जो प्रॉपर्टी होती है वो मेलेबिलिटी होती है, यानी कि उसको थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जो थिन शीट्स है वो किस में काम आती है, वो वायर्स में काम आती है, क्योंकि मेटल्स की पतली पतली वायर्स भी बनाते हैं। तो इसमें कुछ पूछा गया हमसे कि यूजफुलनेस बताओ इस टेस्ट का, तो यूजफुलनेस क्या होगा कि मेटल की मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी होने की वजह से हम उसको किस में यूज करते हैं, एज अ वायर हम उसको यूज कर सकते हैं, एज अ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर हम लिख देते हैं इसका आंसर, वेट, ये नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे बी वाले का आंसर लिख लेते हैं अब हम, जो बी इसमें गिवन है। क्या हो जाएगा, इसकी प्रॉपर्टी कौन सी अभी हमने यूज की थी, मेलिएबल प्रॉपर्टी यूज की थी। बिकॉज ऑफ मेलिएबिलिटी, बिकॉज ऑफ मेलिएबिलिटी मेटल्स कैन बी कास्ट मेटल कैन बी कास्ट, किसमें कास्ट कर सकते हैं, मेटल कैन बी कास्टेड इनटू थिन शीट्स, metal can be casted into thin sheets and metals are good conductor of, and metals are good conductor, जो metals होते हैं वो good conductor होते हैं, metals are the good conductor of electricity, hence it is used in electrical cables, hence it is used in electrical cables। इसका हम यूज कहां कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल केबल्स में यूज कर सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टी आ गई। पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी कि उसको हम पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी की वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रिकल केबल्स में हम यूज करते हैं। क्लियर? डन है ये क्वेश्चन, कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, What are amphoteric oxide? Give two examples of amphoteric oxides. Amphoteric oxides क्या होते हैं? तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिड और बेस दोनों के जैसे बिहेव करे, और वी कैन से कि जो दोनों के साथ रिएक्ट करे, उसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स विच शोज आंसर 6th, metal oxides which shows both acidic as well as basic behavior। जो एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दोनों शो करे, नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इसको हमने क्या कहा है कि वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, और हम क्या कर सकते हैं कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, और वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट भी कर सकता है। इन और वी कैन से हम और क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि मेटल ऑक्साइड दैट रिएक्ट विद एसिड एंड
base, or we can say the metal oxide that react with acid and base, to form, क्या बनाएगा? टू फॉर्म सॉल्ट. एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करने से क्या बनता है? सॉल्ट एंड वाटर बनता है. टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज, और सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. डन. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? Al2O3 ZNO, ये सारे की सारी क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है. इसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं हम, जैसे कि जब Al2O3 ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? एक बार एसिड्स के साथ इसका रिएक्ट कराते हैं. अगर ये एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये बेस की तरह बिहेव करेगा. तो एसिड प्लस बेस गिव, हमें क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा. सॉल्ट क्या है पे? AlCl3 प्लस वाटर मिल जाएगा. अब हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर देंगे. बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लीकेशन. डन. जिंक के साथ कर लेते हैं एक और रिएक्शन हम. जब जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन, इस बार हमने इसमें एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, अब हम बेस के साथ एक रिएक्शन देख लेते हैं. तो जब ZNO का रिएक्शन हम NaOH के साथ कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? सोडियम जिंकेट एज अ सॉल्ट मिलेगा. सोडियम जिंकेट का क्या फॉर्मूला होता है? Na2ZnO प्लस वाटर. तो यहाँ पे जो ZNO है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे Al2O3 जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है. क्लियर है? ये अगर दिख नहीं रहा होगा तो जिंक ऑक्साइड प्लस NaOH विल गिव Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट. इसका नाम है सोडियम जिंकेट. क्लियर? तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल. करो इसको फटाफट से नोट डाउन. क्वेश्चन 6. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा. नेम 2 metals which will displace hydrogen from dilute acids and the 2 metals which will not. हमें 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे. किस में से? डाइल्यूट एसिड्स में से. और जो नहीं कर पा रहे तो कौन कर पाएगा? जो हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आएगा वो सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे. लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे आएंगे वो कभी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी से हमेशा कम होगी. क्लियर है? तो मेटल्स अबव हाइड्रोजन, आंसर 7th, मेटल्स above hydrogen is more reactive than hydrogen. So they can replace हाइड्रोजन. तो वही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं फ्रॉम किस में से? फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स. एग्जाम्पल सोडियम, पोटाशियम. सोडियम एंड पोटाशियम. whereas metals below hydrogen, metal below hydrogen is least reactive
क्या हो जाएगा, इज लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, लीस्ट रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. So they cannot, or so they can't replace hydrogen from dilute acids. ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि सिल्वर है, कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एटसेट्रा. क्लियर. तो जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो रिप्लेस कर पाएंगे हाइड्रोजन को, जो हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. कर लो इसको फटाफट से नोट डाउन, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, in the electrolytic refining of a metal M, what would you take as a anode, cathode and a electrolyte. ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करें, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो जो भी मेटल्स है, ठीक है, वो क्या होंगे, इम्प्योरिटीज के साथ कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, या तो अगर सैंड वगैरह है तो उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, वो नीचे बैठ जाएगा. लेकिन अगर उसके अलावा अगर क्लोरीन वगैरह है, गैसेस वगैरह हैं, तो उनके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक होता है, एक है कैथोड, एक है एनोड, और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट. तो जो मेटल है, मेटल के ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वो किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा. तो कैथोड यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास आएगा प्योर मेटल. ठीक है, और ये क्या है, एनोड है, तो इसके पास क्या आएगा, इम्प्योर मेटल, इसके पास आएगा इम्प्योर मेटल. और इलेक्ट्रोलाइट्स के पास क्या आएगा, मेटेलिक सॉल्ट्स आएंगे. ठीक है, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन. क्लियर है. तो ये है हमारा क्वेश्चन 8, इजी था, ज्यादा टफ नहीं है. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन 9. तो क्वेश्चन 9 है अब हमारा, प्रत्युष took sulfur powder on a spatula and heated it. He collect the gas evolved by inverting a test tube over it. It shows in figure below. यहाँ पे आपको फिगर दिख रहा है, collections of gas. What will be the action of the gas on dry litmus paper? Dry litmus paper पे गैस का क्या एक्शन होगा. देखो, अगर ड्राई लिटमस पेपर है तो गैस का कोई एक्शन नहीं होगा, चाहे वो गैस एसिडिक हो चाहे वो गैस बेसिक हो. किस पे होता है, जब वो लिटमस पेपर वेट हो तब कुछ एक्शंस होगा. तो फर्स्ट वाले पे ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई लिटमस पेपर पर क्या होगा, नो रिएक्शंस. ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं होगा, नो एक्शन. वहीं सेकंड है मॉइस्ट लिटमस पेपर. मॉइस्ट लिटमस पेपर पे क्या होगा, यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगी वो एसिडिक गैस होगी. तो क्या हो जाएगा, लिटमस पेपर पे वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक में क्या होता है, अल्टीमेटली जो कलर आता है वो रेड आता है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकम रेड. नाउ राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन. अब हमें इसका बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है. सबसे पहले हम सल्फर को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने सल्फर को हीट किया, किसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन विल गिव SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड. सल्फर डाइऑक्साइड हमने बना दिया. ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, ही कलेक्टेड द गैस इवॉल्व बाय द इंटरवेइंग अ टेस्ट ट्यूब ओवर इट एज शोन इन फिगर. ओके, What will happen actions of this? अब हम इसके बाद क्या करेंगे, जब हम इस SO2 को फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा H2SO4. और H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरस एसिड.
जो कि एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो गया। वेट, H2SO3 आएगा, 3 ही ऑक्सीजन है ना इधर, ठीक है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, क्योंकि एक ही सल्फर है, वहां पे भी एक सल्फर है, 3 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन सारे मिल गए। डन, ये था हमारा क्वेश्चन 9th। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10th क्या है? स्टेट 2 ways टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। हम आयरन को रस्ट होने से कैसे बचा सकते हैं? सिर्फ 2 तरीके लिखने। पहला क्या है? हम टिन की प्लेटिंग कर सकते हैं, दूसरा गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड है, हमें सिर्फ कोई 2 लिखने हैं। तो पहला बाय पेंटिंग, हमने पेंट कर दिया, दूसरा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? कोटिंग ऑफ जिंक। तो हमने ये 2 मेथड्स लिख दिए। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन 11th। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड आर फॉर्म व्हेन नॉन मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो किस टाइप का ऑक्साइड बनेगा? तो नॉन मेटल जब भी कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो या तो वो एसिडिक बनाएगा, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, या फिर वो न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएगा। कैसे एसिडिक और न्यूट्रल बनाएगा वो जानते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हम लिख लें, ठीक है। when non metals combine with oxygen, when non-metal combine with oxygen, it form acidic oxide. It form acidic oxide, या तो वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाएगा, और न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अब एसिडिक कैसे बनाएगा और न्यूट्रल कैसे बनाएगा ये जानते हैं हम। हमने ले लिया एक नॉन मेटल जो कि है सल्फर, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो बन जाएगा SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि है एसिडिक नेचर का। फिर से हम क्या लेंगे? नॉन मेटल लेंगे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बन जाएगा H2O। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन, ये है वाटर जो कि है न्यूट्रल। तो यहां से हमने देखा कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने से एसिडिक ऑक्साइड्स देता है, और इसका जो ऑपोजिट होगा, जब मेटल रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक ऑक्साइड्स देगा। डन, क्वेश्चन 11th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12th। रीजन प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। जो प्लैटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर है उससे हम ज्वेलरीज बनाते हैं, क्यों? उसका रीजन क्या है? तो प्लैटिनम, गोल्ड and silver used to make, platinum, gold, silver are used to make jewelries because they are least reactive। ये कैसे होते हैं? बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव and they do not corrodes easily। ये क्या करेंगे? easily corrode नहीं होंगे, इसलिए इनकी ज्वेलरीज वगैरह बनाई जाती हैं। Now B, सोडियम, पोटाशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर द ऑयल। क्यों? B का आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम, पोटाशियम and lithium, sodium, potassium and lithium are stored under oil
because they are highly reactive in nature, because they are highly reactive in nature, and it easily catches fire when exposed in air. इसीलिए हम इसको ऑयल में रखते हैं. ऑयल क्या करता है? बैरियर बना के रखता है. नाउ अब है सी. एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल येट इट इज यूज्ड टू मेक यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग. जो एल्यूमिनियम है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, फिर भी हम क्या बनाते हैं? कुकिंग वेसल्स बनाते हैं एल्यूमिनियम का. इसके पीछे का क्या रीजन है? एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव. सी. Aluminium is highly reactive. Aluminium is highly reactive. Aluminium क्या है? Highly reactive है, but we make vessels to cook. We make vessels to cook food, because aluminium क्या करता है? अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेता है. ठीक है? बिकॉज aluminium react with non-reactive oxygen and form a layer of oxide which reduce the reactivity, which reduce the reactivity. ऑक्सीजन की लेयर लगने की वजह से क्या होता है? एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन आया तो लेयर बन गया. अब बाहर वाला जो एल्यूमिनियम है वो तो ऑक्सीजन की कांटेक्ट में, बट अंदर वाला जो एल्यूमिनियम है वो प्रोटेक्ट हो जाता है लेयर लगने की वजह से. अब ऑक्सीजन के ऊपर दूसरा ऑक्सीजन आएगा तो वो रिएक्टिव तो होगा नहीं, क्योंकि उसको तो मेटल मिलेगा नहीं. क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि उसके ऊपर एक नॉन रिएक्टिव ऑक्सीजन की लेयर लग जाती है जो कि फर्दर रिएक्शन करने से उसको रोकती है. Aluminium is highly reactive, but we make vessels to cook food because aluminium react with non-reactive oxygen and form a layer of oxide which reduce the reactivity. Clear है इतना? इसके बाद है fourth, carbonates and sulfide ores are usually converted into oxides during the process of extraction. क्यों? Because D. Because it is easier to extract the metal from oxides rather than sulfides and कार्बोनेट्स. रेदर देन सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स. ये बहुत ज़्यादा इजी होता है. हम क्या करते हैं? सिंपली वी यूज द रिड्यूसिंग एजेंट. सिर्फ हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करके ही मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम मेटल ऑक्साइड, जबकि सल्फाइड्स और कार्बोनेट में हमें रोस्टिंग का प्रोसेस, कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ता है. ठीक है? वी यूज only reducing agent to obtain metals from
metal oxide, whereas from sulfides and carbonates we use roasting and calcination. And then we use roasting and calcination. ठीक है, और फिर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, ऑक्साइड्स में, इसीलिए टफ प्रोसेस है, ज्यादा टाइम टेकिंग है. डन, डी पार्ट भी हो गया अब हमारा, कर लो इसको नोट डाउन. अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 है, you must have seen tarnished copper vessels being cleaned with lemon or tamarind juice. Explain why these sour substances are effective in cleaning the vessels. ये जो sour substance हम इसमें यूज कर रहे हैं, लेमन है, ठीक है, tamarind juice है, तो ये कॉपर के वायर को हम क्यों क्लीन कर रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, ये हमें बताना है. आपने अपने घरों में देखा होगा कि हम इसका यूज करते हैं, पर क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये जो लेमन है, जो टैमरिंड है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एसिड्स प्रेजेंट होता है जो कि डिसॉल्व कर लेता है कॉपर में जितने भी कंटामिनेशंस है उनको अपने अंदर ये डिसॉल्व कर लेगा और फिर शाइनी बना देगा, इसीलिए हम इनको यूज करते हैं. आंसर 13, द सार सब्सटेंस the sour substance such as lemon or tamarind contain lemon or tamarind juice contain, क्या कंटेन कर रहा है, कंटेन एसिड्स, वो एसिड्स कंटेन कर रहा है which dissolve the coating of, which dissolve the coating of, जो क्या करेगा, which dissolve the coating of copper oxide, और क्या करेगा, कॉपर ऑक्साइड की कोटिंग को डिसॉल्व करेगा और जो कार्बोनेटेड प्रेजेंट है उसको भी, और कॉपर कार्बोनेटेड और कॉपर कार्बोनेट्स उनको क्या कर देगा, ये डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, और फिर उसको शाइनी बना देगा. कॉपर कार्बोनेट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स, ठीक है, एंड मेक देम, कैसा उसको बना देगा, एंड मेक देम शाइनिंग रेड ब्राउन अगेन. जो हमारे घरों में पूजा वाला जो हम लोटा लेते हैं, ठीक है, जिसे हम जल चढ़ाते हैं, वो क्या होता है, कॉपर का बना होता है, या फिर जग जो होता है वो कॉपर का बना होता है, उस पर क्या होता है, कोटिंग लग जाती है, तो हम सारी चीज से उसको जब हटाएंगे तो वो हट जाएगा. क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन 14. कर लो इसको भी नोट, सॉरी क्वेश्चन 13. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन 14. क्वेश्चन 14 है हमारा, अ मैन वेंट्स डोर टू डोर, वेट, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14 इसमें नहीं है, क्वेश्चन 16, वेट, क्वेश्चन 14 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल.
क्वेश्चन 14, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमें मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है। इधर आएगा मेटल्स और यहां पे है नॉन मेटल्स। तो मेटल्स की क्या खासियत होती है केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। वहीं जो नॉन मेटल होते हैं, अभी हमने देखा था, या तो वो एसिडिक बनाएंगे या तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो मेटल्स फॉर्म क्या बनाएंगे, मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स, वेयर एज नॉन मेटल फॉर्म non-metals form acidic and neutral oxides। क्लियर है फर्स्ट वाला। और क्या हो सकता है, हम अगर मेटल और नॉन मेटल की बात करें तो नेक्स्ट क्या है, मेटल रिप्लेस मेटल क्या रिप्लेस करेगा, हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड्स एंड फॉर्म सॉल्ट्स। जबकि जो नॉन मेटल होगा वो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नॉन मेटल डू नॉट रिप्लेस हाइड्रोजन and form salt। non-metal do not replace hydrogen and form salt। थर्ड क्या हो सकता है, with chlorine metal form chlorides। क्लोरीन के साथ क्या होगा, मेटल क्या फॉर्म करता है, क्लोराइड फॉर्म करता है, जो कि इलेक्ट्रोवेलेंट होता है। with chlorine metal forms chloride, which जो कि क्या होता है, which are electrovalent। वहीं यहां पे क्या होता है, जब क्लोरीन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करता है तो वो कोवलेंट बनाता है। with chlorine non-metals form non-metals form chlorides which are covalent, जो कि कोवलेंट होगा। कोवलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डन है, ओके। तो ये था हमारा क्वेश्चन 14। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन 15 पे। 15th है, अ मैन वेंट डोर टू डोर posing as a goldsmith and he promised to bring back the glitter of the old and the dull gold ornaments. An unsuspecting lady gave a set of gold bangles to him which he dipped in a particular solution, and the bangles sparkled like a new, but their weight was reduced drastically, and the lady was upset, but after futile argument the man beat a hasty retreat. Can you play the detective to find the nature of the solution he had used? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि गोल्ड को स्पार्कल कर दिया, गोल्ड को चमका दिया। अब ऐसा कौन है जो गोल्ड को चमका सकता है, क्योंकि गोल्ड इज वेरी अनरिएक्टिव, वो तो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। बट हमें एक्वा रीजिया के बारे में पता है, हमें रॉयल वाटर के बारे में पता है।
रॉयल वाटर क्या होता है, जो कि कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड HCl से मिलके बनता है, जिसमें से 3 मोल हम HCl का लेते हैं और 1 मोल हम HNO3 का लेते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, रॉयल वाटर बनाते हैं। जैसे ही हम गोल्ड को रॉयल वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या हो जाएगा, उसका जो गोल्ड पार्टिकल है वो उसमें से निकल जाएगा और उसकी जो ऊपर वाली परत है वो हट जाएगी, ठीक है, और जो अंदर वाली परत होगी अब वो हमें चमकता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से गोल्ड का जो वेट है वो कम हो जाएगा। क्लियर है क्या यूज किया होगा, आप तो डिटेक्टिव बन गए। अब क्या यूज किया था, एक्वारीजिया यानी कि रॉयल वाटर यूज किया गया है यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, अ डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ डिप्ड, आंसर 15, अ डिसऑनेस्ट goldsmith dipped, क्या डिप किया था, डिप द गोल्ड बैंगल्स इनटू रॉयल वाटर, इनटू किसमें डिप किया था, रॉयल वाटर, और इसकी जगह हम आप एक्वारीजिया भी लिख सकते हो, और एक्वारीजिया जो कि किससे मिलके बनता है, ये बनता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ concentrated HCl and concentrated HNO3 इन रेशियो, इनका रेशियो क्या है, इन रेशियो 3:1। किस में बनता है ये, 3:1 में बनता है। तो गोल्ड स्मिथ ने, जो डिसऑनेस्ट गोल्ड स्मिथ था, उसने गोल्ड को किस में डाला था, एक्वारीजिया में डाला था, ठीक है, एंड एक्वारीजिया डिसॉल्व डिसॉल्व क्या डिसॉल्व कर लेगा, अमाउंट ऑफ गोल्ड, एक्वारीजिया डिसॉल्व अमाउंट ऑफ गोल्ड, उसमें जो गोल्ड है वो डिसॉल्व हो जाएगा फ्रॉम गोल्ड बैंगल्स, फ्रॉम गोल्ड बैंगल्स, एंड हेंस क्या होगा, उसका जो वेट हो जाएगा वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, एंड hence weight was drastically reduced, वेट क्या हो जाएगा, ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा, एंड द डिसऑनेस्ट गोल्डस्मिथ कैन रिकवर दी गोल्ड, डिसॉल्व गोल्ड, बाद में क्या करेगा, जो भी उसने गोल्ड को डिसॉल्व किया था उसको बाद में वो रिकवर कर लेगा नए नए प्रोसेस लगा के। द डिसऑनेस्ट goldsmith can recover the dissolved gold by different methods, by different separating methods। क्लियर, ये क्वेश्चन समझ आया किस तरीके से करेंगे हम। ओके, नाउ ये 15th क्वेश्चन था, अब हमारा 16th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। 16th क्वेश्चन है, गिव रीजन व्हाई कॉपर इज यूज्ड टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। हम कॉपर का यूज करके हॉट वाटर टैंक क्यों बनाएंगे, जब इंस्टेड ऑफ स्टील, हम स्टील का भी तो बना सकते हैं, एन अलॉय ऑफ आयरन। चलो ठीक है, क्यों करेंगे हम, इसके पीछे का क्या रीजन है, कॉपर और स्टील में हम डिफरेंस देख रहे हैं। क्या होगा, कॉपर जो है वो बेटर कंडक्टर है देन हीट, बेटर कंडक्टर है ऑफ हीट का, ठीक है, देन स्टील। तो कॉपर इज अ बेटर
conductor of heat than steel. पहली बात। और दूसरी बात क्या है कि जो कॉपर है वो इजिली कोरोड नहीं होगा, जबकि स्टील हो जाएगा। कॉपर डज नॉट कोरोड easily, whereas steel corrode easily. ठीक है। एंड कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद क्या, पानी के साथ वो इजिली रिएक्ट नहीं करेगा विद एट एनी टेम्परेचर। कॉपर do not react with water at any temperature. Copper do not react with water at any temperature, whereas iron react with water on heating. Whereas iron react with water on heating. इसीलिए हम कॉपर को प्रिफर करेंगे रेदर देन आयरन और स्टील। डन। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 फिनिश होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास से हम कोशिश करेंगे या तो हम सैंपल पेपर कर ले जो सीबीएसई ने लॉन्च किया है, या फिर हम एग्जाम्पलर करेंगे, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो 3rd चैप्टर अच्छे से कवर करो। हाफ ईयरली में मे भी कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें केमिस्ट्री में 2 चैप्टर आ रहे हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनके 3 चैप्टर आ रहे हैं, तो उन दोनों के ही हिसाब से हमने अपने सिलेबस को कवर किया है। बाकी आई होप कि आज का जो क्वेश्चन आंसर का सेशन था अच्छा गया होगा। ठीक है, आपने अच्छे से देखा होगा, समझा होगा कैसे किया है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।